मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस के लिए जो इसमें जीव विज्ञान से प्रश्न जुड़े रहते हैं उसका हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जीव विज्ञान को कवर करने वाले हैं। इसमें दोस्तों 6 to 10th लेवल का सभी बायोलॉजी का क्वेश्चन होंगे, जो कि 10th लेवल पर जो झारखंड पुलिस की वैकेंसी आने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, इसमें हम लोग जितने भी बायोलॉजी के सारे चैप्टर को हम लोग कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के किन किन चैप्टरों को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ लगातार आप बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, पहला जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन की उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोग इन टॉपिकों को पढ़ेंगे, जैसे कि जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, जैव विकास पढ़ेंगे, उद विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जीव विज्ञान का वर्गीकरण करेंगे, और इसमें है कि जीव विज्ञान की जो विभिन्न शाखाओं का जनक और जो उस पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा यहाँ से हो जाएगा कि जीवों के वर्गीकरण चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे कि जीवों का वर्गीकरण से आखिर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं झारखंड पुलिस के लिए। ठीक है, उसमें हम लोग इतना सारा टॉपिक को कवर कर लेंगे। उसके बाद है कोशिका से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे, और कोशिका के चैप्टर में भी बहुत सारे टॉपिक संबंधित है उससे। ठीक है, तो हम लोग कोशिका के चैप्टर से इतने सारे टॉपिकों को खत्म करेंगे। उसके बाद है आगे जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तक चैप्टर। उत्तक चैप्टर से हम लोग भी बहुत सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे, जो कि बहुत सारे टॉपिक यहाँ पास हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे है यहाँ से कि अगला नंबर का चैप्टर है वो हो जाएगा पोषण। ठीक है, पोषण से भी हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिकों को इस वीडियो में शामिल किया है, जो कि आने वाली झारखंड पुलिस जो कि 10th लेवल के लिए होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें 6 से लेकर के 10th लेवल के जितने भी बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। 8वां चैप्टर हो जाएगा श्वसन तंत्र से संबंधित, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर शामिल हो जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद है पाचन तंत्र संबंधित, पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उससे हम लोग बहुत सारे टॉपिक को शामिल कर लिए हैं इस वीडियो में। आगे है उसके बाद कि उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र भी एक अच्छा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे टॉपिक शामिल आते हैं। इससे भी जेएसएससी के एग्जाम में देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे जेएसएससी के एग्जाम में आते रहता है। अगला चैप्टर है तंत्रिका तंत्र से संबंधित। ये भी तंत्रिका तंत्र का जो चैप्टर है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर का चैप्टर, जो कि परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसमें बहुत सारे टॉपिकों को हम लोग एक शामिल करके एक तरफ रूप से देखेंगे। आगे वहां से 13 नंबर क्वेश्चन की अंतःस्रावी तंत्र जो है उसके बारे में देख लेंगे कि कौन कौन सा जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। उसके बाद है प्रजनन तंत्र। ठीक है, प्रजनन तंत्र से भी हम लोग देख लेंगे बहुत सारे टॉपिकों को, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें सभी चैप्टर का बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, चैप्टर है वो है मानव प्रतिरक्षा रोग। ठीक है, यानी कि मानव रोगों से संबंधित ये भी चैप्टर को हम लोग देख लेंगे। और 16 नंबर क्वेश्चन जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनुवांशिकी से संबंधित। तो अनुवांशिकी से भी संबंधित जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक को देखेंगे और एक एक करके सभी का प्रश्न को हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव नंबर का क्वेश्चन सब में दिया रहेगा, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 17 नंबर का जो पार्ट होगा वो हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोग क्या किए कि बायोलॉजी के जो हम लोग सिलेबस अभी तक डिस्कस किए हैं उसके बारे में था। और 18 में हो जाएगा विविध, जो बायोलॉजी से संबंधित है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जीव विज्ञान को आरंभ करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले कि जीव विज्ञान के जो विभिन्न शाखाओं हैं और उनका जो जनक है उनके नाम देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसका, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक का हम लोग आरंभ करते हैं कि जीव विज्ञान की जो विभिन्न शाखाओं का जनक है उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर बोला जाए कि जीव विज्ञान की शाखा जो है एक तरफ रख लेंगे हम लोग, एक तरफ उसका जनक को रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस टॉपिक को भी। तो इसमें देखिए जीव विज्ञान की अगर जनक की बात करेंगे तो अरस्तु हो जाएगा, और जंतु विज्ञान का जनक की बात करेंगे तो भी अरस्तु हो जाएगा। और आगे है वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जो जनक हो जाएगा थ्योफ्रेटस। आगे है सूक्ष्मजीव विज्ञान का जनक तो हो जाएगा लुई पाश्चर, और जो जीवाणु विज्ञान है उसका जनक रॉबर्ट कोच हो जाएगा। प्रतिरक्षा विज्ञान का जो जनक हो जाएगा एडवर्ड जेनर, और रुधिर परिसंचरण जो विज्ञान है उसका जनक जो हो जाएगा विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे उसका जनक हो जाएगा, फादर हो जाएगा। आगे है कोशिका विज्ञान का जनक तो रॉबर्ट हुक को माना जाता है। और यहाँ पास हो जाएगा म्यूटेशन का जो है ह्यूगो डी ब्रिज माना जाता है। कवक विज्ञान का
एटन डी बेरी माना जाता है और पादप शरीर क्रिया जो विज्ञान है उसका स्टीफन हेल्स माना जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो फादर है वो कैरोलस लिनियस को माना जाता है और रुधिर वर्ग का जो फादर है वो कार्ल लैंडस्टीन को माना जाता है। आगे है वर्गीकी अथवा वर्गीकरण का जो विज्ञान है उसका जो फादर है वो कैरोलस लिनियस को माना जाता है और अंतःस्रावी जो विज्ञान है उसका जो फादर है वो थॉमस एल्वा एडिसन को माना जाता है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स का जो फादर है वो ग्रेगर एवं जॉन मेंडल को माना जाता है और वहाँ पास आधुनिक आनुवंशिकता यानी कि मॉडर्न जेनेटिक्स का जो फादर है वो है टीएच मॉर्गन को माना जाता है। इसके बाद है कि अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी का जो है वो है ग्रेगर जॉन मेंडल और आधुनिक अनुवांशिकी का जो कि टीएच मॉर्गन, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पास कि भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जो है वो है बीरबल साहनी और अनुवांशिकी अभियांत्रिकी का है पॉल बर्ग और शैवाल विज्ञान यानी कि फाइकोलॉजी का जो पिता है वो है विलियम हेनरी हार्वे और भारतीय शैवाल विज्ञान का जो पिता है वो है MOP अयंगर और भारतीय पारिस्थितिक का जो पिता है वो है रामदेव मिश्रा और औषधि विज्ञान का जो फादर है वो है हिपोक्रेटस और जीवाश्मिकी का जो फादर है वो है लियोनार्डो दा विंची। उसके बाद है सूक्ष्मदर्शी का जो जनक हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीवान लुएनहॉक और जीव चिकित्सा जो जीन चिकित्सा होता है उसका जनक हो जाएगा एंडरसन। आगे है दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में, ठीक है, कि किसे किससे संबंधित होता है अध्ययन को। तो देखिए पहला है एंथोलॉजी, तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। और आगे है कि आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन को इकोनॉमिक बॉटनी कहा जाता है और सजावटी पुष्पों का संवर्धन और अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। अनुवांशिकी विभिन्नताओं का अध्ययन को कहा जाता है जेनेटिक्स और यहाँ पास है पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचाना, इसके अध्ययन को कहते हैं यहाँ पास हो जाएगा हेरिडिटी। और आगे है कि उत्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हिस्टोलॉजी और प्लांट मार्फोलॉजी का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है पादपों की आकारीय संरचना। उसके बाद है दोस्तों कि यहाँ पास कवकों का जो अध्ययन है वो हो जाएगा माइकोलॉजी और पादप जीवाश्म का जो अध्ययन हो जाएगा वो हो जाएगा पैलियोबॉटनी, ठीक है। चलिए इससे आगे जो है इसके बारे में आगे जो स्टडी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो आगे यहाँ पास कि शैवालों का अध्ययन, तो शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है और फार्मेकोलॉजी जो है वो औषधियों के औषधि का जो पादप होता है उसका अध्ययन को फार्माकोलॉजी बोला जाता है। आगे यहाँ पास विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन फिजियोलॉजी माना जाता है और विषाणुओं का अध्ययन जो होता है वो होता है बायोलॉजी। और यहाँ पास फसली पादपों का अध्ययन जो है वो एग्रोनॉमी बोला जाता है। और यहाँ से है कि फल सब्जियां तथा उद्यान पादपों का संवर्धन और अध्ययन जो है वो हॉर्टिकल्चर माना जाता है। और यहाँ पास है कि कृत्रिम विधि से उत्कों का जो संवर्धन होता है वो टिश्यू कल्चर माना जाता है। आगे है यहाँ पास देख लीजिए अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में, ठीक है। तो आगे है एनाटोमी, तो एनाटोमी क्या है, तो एनाटोमी जो है कि शरीर एवं विविध अंगों की संरचना का विच्छेदन द्वारा प्रदर्शन करना एनाटोमी कहलाता है। और एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। आगे है इकोलॉजी, तो जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। और एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। आगे है एम्ब्रायोलॉजी, तो भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन को एम्ब्रायोलॉजी बोला जाता है। और उत्प्रेरकों का अध्ययन को एंजाइमोलॉजी बोला जाता है। कीट पतंगों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोला जाता है। और उसी प्रकार आगे देख लेंगे तो आगे यहाँ पास अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा कि जेनेटिक्स किसे बोला जाता है, तो जीवों के आनुवंशिकी लक्षण उनके वंशानुगत अध्ययन को जेनेटिक्स बोला जाता है। और रुधिर एवं रुधिर संबंधित रोग के अध्ययन को हीमेटोलॉजी बोला जाता है। आगे है उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन को कहा जाता है हर्पेटोलॉजी और स्तनधारियों के अध्ययन को कहा जाता है मेमोलॉजी। और यहाँ पास अति सूक्ष्म जीवों का जो अध्ययन होता है वो माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को यहाँ पास न्यूरोलॉजी बोला जाता है। दंत विज्ञान संबंधित अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोला जाता है। और पक्षियों के अध्ययन को अर्थिनोलॉजी बोला जाता है। और रोगों की प्रकृति लक्षणों एवं कारकों के अध्ययन को बोला जाता है पैथोलॉजी। और उसी प्रकार आगे देख लेते हैं तो रेडियोलॉजी जो हो जाएगा वो जीवों पर विकिरण का प्रभाव को रेडियोलॉजी बोला जाता है। और एक बचेगा टैक्सोनॉमी, तो जीवधारियों के नामांकन एवं वर्गीकरण के अध्ययन को टैक्सोनॉमी बोला जाता है। अब चलिए हम लोग आगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। आगे है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो थियोप्रेटस को माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा थियोप्रेटस।
आगे है जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक को अरस्तु, ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। चलिए आगे है यहां से दोस्तों कि 4 नंबर का क्वेश्चन है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक माना जाता है। आगे है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो जैव विकास का सर्वप्रथम लैमार्क ने समझाया था। आगे है किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, तो ये जो है चार्ल्स डार्विन आइंस्टीन के द्वारा इस जो सिद्धांत है उसका प्रस्तावित किया गया था। आगे है कि किस वैज्ञानिक द्वारा विकास का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था, तो चार्ल्स डार्विन आइंस्टाइन के द्वारा इस विकास का जो है प्रस्थापित किया गया था। प्रसिद्ध विकासवादी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो उस पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, उसका राइट आंसर हो जाएगा द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। 8 नंबर क्वेश्चन है कि योगतम की उत्तरजीविता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो डार्विन्स ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और आगे है कि एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है, तो एक्सोबायोलॉजी जो है वो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। और जीवधारियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, तो जीवधारियों के वर्गीकरण को टैक्सोनोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं किया गया है, तो यहाँ पास हो जाएगा कि फूलों की खेती है फ्लोरिकल्चर कहलाता है, बिल्कुल राइट है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी बोला जाता है, ये भी राइट ऑप्शन है। और फलों की खेती पोमोलॉजी बोला जाता है, सही है। लेकिन यहाँ पास सब्जियों की खेती जो है हॉर्टिकल्चर ये जो है नहीं कहा जाता है। आगे यहाँ पास कि पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पक्षी विज्ञान के अंतर्गत जो है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आगे है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो पहचान है वो यहाँ पास माता पिता का और बलात्कारी का और चोर, यानी कि इनमें से तीनों यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शनों के बारे में पता लगाने को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेस्टिंग किया जाता है। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था, ठीक है। तो जो जीवन के ऊपर उत्तरदायी के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पास हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे यहाँ से 15 नंबर क्वेश्चन की डार्विन्स के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबाई गर्दन, ठीक है, लंबी गर्दन क्या करता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी है, ठीक है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी पत्तों के ऊपर उठने के कारण जो ऊँट होते थे, सॉरी जो जिराफ होते थे वो पत्तों तक पहुंचने में अपने गर्दन को ऊंचा करके करते थे, तो उनका उसमें क्या हो गया कि उनमें उनका डेवलपमेंट ऊंचाई वाला होने लगा, तो गर्दन उनका हाइट में होने लगा। आगे है कि डार्विन्स फिंचेज का प्रयोग किस समूह के लिए किया गया था, ठीक है, तो पक्षियों के लिए किया जाता है। और ह्यूगो डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो उत्परिवर्तन के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। आगे यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि कुछ साधारण नाम तथा उनके वैज्ञानिक नाम, ठीक है, यानी कि अगला जो हमारा टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा साधारण नाम और वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो एक तरफ लेते हैं हम लोग साधारण नाम, एक तरफ वैज्ञानिक नाम, ठीक है। जैसे मानव, तो मानव को हो जाएगा होमो सेपियंस। तेंदुआ, तो इसका हो जाएगा पैंथरा पैराडस। उसी प्रकार आगे हो जाएगा बाघ, तो पैंथरा टिग्रिस। शेर का हो जाएगा पैंथरा लियो। मटर का हो जाएगा पाइसम सटाइवम। और बिल्ली का हो जाएगा यहाँ पास फेलिस कैक्टस। और उसी प्रकार आगे है मेढक का हो जाएगा राना टिग्राना। धान का हो जाएगा ओराइजा सटाइवा। सरसों को हो जाएगा ब्रेसिस कंपोलिस्ट। और उसी प्रकार चना का हो जाएगा सीसर एरिएटिनम। और गेहूं को हो जाएगा ट्रिटिकम स्टीवम। और गाय का हो जाएगा बॉस इंडिकस। और हो जाएगा आम का मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कुछ प्रश्न को कर लेते हैं। तो यहाँ पास पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, सॉरी दोस्तों, यहाँ पास पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण का जो श्रेय होता है वो राइजोबियम को जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही आंसर हो जाएगा। और फलीदार पादपों में जड़ों में उपस्थित गांठों में पाई जाने वाली नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है वो है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु होता है वो सहजीवी जीवाणु होता है, ठीक है। आगे है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध रखता है, तो कवक से संबंध रखता है। आगे यहाँ पास 4 नंबर क्वेश्चन की ईस्ट एक है, तो ईस्ट जो है एक प्रकार का कवक है। आगे है लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी का सहचर है। तो शैवाल एवं कवक का जो है सहचर है। तो शैवाल और कवक मिलेगा तो लाइकेन बन जाएगा, ठीक है। शैवाल और कवक मिलेगा तो लाइकेन बन जाएगा।
लिटमस, ठीक है, अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है, लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है। तो लाइकेन जो है प्रदूषण संकेतक पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। तो जो शैवाल है वो स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं निर्मित करता है। आगे है निम्नलिखित में से किस फसल में एजेला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो चावल में उसका प्रयोग किया जाता है। आगे है कि चील गोजा निम्न में से किसका एक प्रजाति के बीच से प्राप्त होता है। तो पाइन जो है पाइन से प्राप्त होता है। आगे है उसी प्रकार अगला नंबर क्वेश्चन की सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो दोस्तों जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वो है सिकोवा, ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष हो जाएगा वो हो जाएगा सिकोवा। चलिए आगे है यहाँ से 12 नंबर का क्वेश्चन कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है। तो वह ये क्या है, वह है एजोला। उसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एजोला। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन कि दालों पादपों के किस कुल से प्राप्त होता है। तो दाल जो है पादप के किस कुल से प्राप्त होता है। तो ये होता है लेग्यूमिनेसी से, ठीक है, याद रखिएगा, हो जाएगा राइट ऑप्शन लेग्यूमिनेसी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी से उगते हैं को क्या कहा जाता है। तो उन्हें दोस्तों वो हाइलोफाइट कहा जाता है। आगे है कि जेरोफाइट्स किस दशा में उत्पन्न होते हैं। तो जो जेरोफाइट होते हैं वो उष्ण एवं शुष्क दशा में उत्पन्न होते हैं। आगे है यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन कि मानव जंतु विज्ञान में नामांकन पत्ती में किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो उसे जो है लैटिन भाषा के ऊपर करके हम लोग उसमें मानव विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो जो प्रोटोजोआ है वो दिए गए ऑप्शनों में से एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है। तो जो मकड़ी है वो कीट नहीं है, बाकी तितली मच्छर और तिलचट्टा कीट है। आगे है कि अधिकांश कीट किस प्रकार के श्वास लेते हैं। तो वातक तंत्र से श्वास लेते हैं। आगे है मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है। तो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत मकड़ियाँ आती हैं। आगे है कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आँख होती हैं। तो मकड़ियों में 4 जोड़ी आँख होती है। केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो केकड़े जो है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ऑर्थोपोडा। आगे है कि ऑक्टोपस, ठीक है, एक है। तो ऑक्टोपस क्या है। तो ये जो है मृदुकवची है, ठीक है, मृदुकवची है एक ऑक्टोपस। आगे यहाँ से कि निम्न में से कौन सा एक मीन है जो फिश है। तो वो क्या है, सिल्वर फिश को मीन भी बोला जाता है। आगे है कि मछली किस अंग द्वारा श्वसन करती है। तो मछली जो है गलफड़े के द्वारा श्वसन क्रिया को संपादित करती है। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। तो वर्णक के उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। आगे यहाँ से 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो जो चमगादड़ है दोस्तों वो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि चमगादड़। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो गांगेय डॉल्फिन जो है भारत का एक जलीय राष्ट्रीय प्राणी है, इसे गंगा डॉल्फिन बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो कॉकरोच तथा सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो जो है अमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमीबा। आगे है 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था। तो विक्टर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रतिपादित किया था। आगे है सूची 1 में जंतु को दिया गया है और सूची 2 में वर्ग और जगत को दिया गया है। तो नीचे सुमिलित किया गया है और सही आंसर को यहाँ पास चुनना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा दोस्तों कि पहला का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3रा नंबर, यानी कि जो ऑक्टोपस है वो क्या है, मोलस्का है, ठीक है। उसी प्रकार जो बी है, बी का हो जाएगा 4, यानी कि जेल मछली जो है वो क्या है, तो सिलेंट्रेटा है। उसी प्रकार सी का हो जाएगा 2रा, यानी कि सिल्वर मछली ऑर्थोपोडा है और बॉम्बे बतख जो है मत्स्य है, ठीक है। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे है यहाँ से कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जो कथन सही है उसको हम लोग चूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास दिया गया है कि विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं। दूसरा कथन है कि विषाणु को किसी भी कृत्रिम माध्यम से संबंधित किया जा सकता है। तीसरा है कि विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों के द्वारा स्थानांतरित हो सकते हैं। तो इसका जो केवल राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। बिल्कुल ये करेक्ट है कथन कि विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं, ठीक है। वे हमारे शरीर से ही ऊर्जा लेते हैं। आगे है यहाँ से कि प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक क्या है, तो वे जीव जिनमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता है वो जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति के परंपर संकरण द्वारा संतान उत्पन्न करता है वो कहलाता है, तो उसे जाति कहा जाता है। आगे है कि वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को तरल पदार्थों में बदल देता है वे कहलाते हैं, तो वे अपघटक कहलाते हैं। निम्न में से सबसे उपयुक्त पदानुक्रम कौन सा है, तो हो जाएगा गण कुल वंश जाति, ये हो जाएगा पदानुक्रम। आगे है कि किस वैज्ञानिक ने विषाणु की खोज की थी, तो इवानोव्स्की ने विषाणु की खोज की थी। आगे है निम्न में से किसके निम्नलिखित निर्माण में जीवाणुओं की भूमिका नहीं होती है, तो पनीर के निर्माण में जीवाणुओं की भूमिका नहीं होती है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पास देख लेते हैं। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किसके निर्माण में जीवाणुओं की भूमिका, ये क्वेश्चन पढ़ लेते। पनीर के बारे में हम लोग पीछे पढ़ लिए। आगे है साइट्रिक अम्ल के उत्पादन और औद्योगिक स्रोत होता है, तो जो होता है वो होता है एस्परजिलस, ठीक है। एस्परजिलस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कवक खाने के लिए उपयुक्त होता है, तो मोरकेला एंड्रोकुलेंटा जो है खाने के लिए उपयुक्त होता है। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव कौन सा है, तो नील हरित सवाल जो है पृथ्वी पर सबसे प्राचीन जीव है। डायनासोर को निम्नलिखित में से किस वर्ग में अंतर्गत रखा जाता है, तो ये जो है मेसोजोइक सरीसृप में रखा जाता है। आधुनिक मानव के निकटतम पूर्वज को क्या कहा जाता है, क्रो-मैग्नोन मानव कहा जाता है। आगे यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल प्रजाति भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है अल्वा और नोटस्टॉक और अम्बलिकस, यानी कि ये सभी का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि विभिन्न कोशिकाओं एवं उनकी आकृति के बारे में। लाल रक्त कोशिका जो है वो कैसा होता है, तो बायोकोन्केव होता है। तंत्रिका कोशिका कैसा होता है, तो लंबी पतली एवं शाखान्वित होता है। जीवाणु कोशिका कैसा होता है, तो वक्रित छड़ के आकार की होता है। आगे उसी प्रकार की शैवाल कोशिका कैसा होता है, तो जो होता है अंडाकार एवं कसाब युक्त होता है। परागकण कैसा होता है, तो गोलाकार एवं कांटेदार होता है। चलिए दोस्तों आगे हम यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आगे यहाँ से तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। ये जो दोस्तों ये कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अनन्य कोशिकांग कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग भी कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्मघाती बैग भी कहा जाता है। आगे है कि निम्न में से किसे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है, तो लाइसोसोम हम लोग पीछे भी तुरंत कर लिए थे। आगे है निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। आगे है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पाद करता है, तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ से कि मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है वो डीएनए होता है। आगे है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, अगर केंद्र के बाहर की अगर बात करें किया जाए तो। आगे है कि निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपयुक्त रहता है किंतु आरएनए में अनुपस्थित रहता है, तो थाइमिन जो है डीएनए में रहता है बट आरएनए में नहीं रहता है।
आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। आगे है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, तो गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं। आगे है कि डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता कौन लगाया था? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। आगे यहाँ से कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? तो सर्वप्रथम डीएनए को अलग करने का श्रेय फ्रेडरिक मिशन को जाता है। आगे है डीएनए के 2 स्टैंड किस प्रकार बंधे होते हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा डीएनए के 2 स्टैंड बंधे होते हैं। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषता नहीं पाया जाता है? तो जो है दोस्तों कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति जो है विषाणु में नहीं पाया जाता है। विषाणुओं में होता है, तो विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में या तो आरएनए या तो डीएनए होता है। आगे है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? तो फॉस्फोलिपोप्रोटीन से प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पास निर्मित होती है। आगे है निम्नलिखित में से किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजित नहीं होती है? तो G0 डिग्री जाने पर कोशिका विभाजित नहीं होती है। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आकार कहा था? तो हक्सले ने जो है जीवन का भौतिक आकार कहा था जीव द्रव्य को। आगे है लाइसोसोम है, तो लाइसोसोम क्या है? पाचन का केंद्र है लाइसोसोम। आगे है कि पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं वे हरित लवक कहलाते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हरित लवक। जब गुणसूत्र में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे कहते हैं, तो उसे जो है असूत्री विभाजन यानी कि अमाइटोसिस कहा जाता है। आगे है कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्रोटीन एवं लिपिड से कोशिका झिल्ली बनी हुई होती है। आगे है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। चलिए यहाँ से आगे है 32 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं? तो विषाणु जो है कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में किस जीव को सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है? तो विषाणु को सजीव एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी को माना जाता है विषाणु को। निम्नलिखित वर्गों को सम्मिलित करना है, जो वर्ग सही दिया गया है। तो यहाँ पास इसका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला जो है 1 के साथ संबंधित है। उसी प्रकार जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो 4 के साथ संबंधित है, यानी कि पुरुष में सबसे छोटी कोशिका जो है वो शुक्राणु होती है। ठीक है, उसी प्रकार जो सी है वो दूसरा के साथ संबंधित है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है जो सी का है वो दूसरा यानी कि तंत्रिका कोशिका होती है, और जो पहला बच गया वो डी के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका जो है यहाँ पास क्या हो जाएगा? तो यहाँ पास हो जाएगा कि शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे यहाँ से देखते हैं कि निम्नलिखित में से फिर से एक बार इसको सुमेलित करना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। तो पहला जो है वो 4 से रिलेटेड है, यानी कि पादप कोशिका बनी होती है तो सेलुलोज की बनी होती है। उसी प्रकार बी जो है दूसरा से रिलेटेड है, यानी कि जीवाणु कोशिका जो है वो पेप्टोग्लाइकन की बनी होती है, वो सही हो जाएगा। तीसरा जो है वो तीसरा से ही रिलेटेड है, यानी कि शैवाल कोशिका भित्ति जो है ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। और यहाँ पास जो डी है वो 1 से, यानी कि कवच कोशिका भित्ति जो है वो ग्लूकोसेमीन से बनी हुई होती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं अगले नंबर का क्वेश्चन कि समवहनी पौधे में पानी के ऊपर किसके द्वारा पहुंचता है? तो जाइलम उत्तर के द्वारा समवहनी पौधे में पानी ऊपर की ओर पहुंचता है। चलिए आगे है यहाँ से कि पौधे में जाइलम की उपस्थिति में से निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया है? तो जल का वहन वह एक क्रिया है। आगे है पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो आहार वहन के लिए पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। आगे है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो एपिडर्मिस जो है सबसे बाहर हिस्सा है मानव शरीर का। निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? तो एपिडर्मिस हो जाएगा। और मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली ऊतक को क्या कहा जाता है? तो टेंडन कहा जाता है। आगे है रक्त है, तो रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक है रक्त। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? तो 7.4 उसका अनुमानित मान जो है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml रक्त कितना होता है? तो 14.5 ग्राम होता है।
प्लाज्मा में जल की उपस्थिति होती है तो जो प्रतिशत होती है वो 90% प्लाज्मा में जल की उपस्थिति होती है। आगे है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन कितना दिन तक होता है, तो 120 दिन तक होता है। आगे है श्वेत रक्त कणिकाओं कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के WBC होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो जो रक्त समूह की खोज है वो किसने की थी, तो लैंडस्टेनर ने की थी। आगे है यहाँ से कि पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। इनकी न्यायता का कारण किसका बहुतायता की मात्रा हो सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मृदुता की बहुतायता का मात्रा हो जाएगा। कथन AB रुधिर समूह के लिए सार्वभौमिक प्राथमिकता होता है, तो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा C, यानी कि A सही है परंतु R उसका व्याख्या जो है वो गलत है। आगे है लिगामेंट व टेंडन है, तो लिगामेंट व टेंडन क्या है, तो संयोजित तंतुये ऊतक जो है लिगामेंट और टेंडन है। ऊंट का जो कुबड़ है किस ऊतक से निर्मित होता है, तो वसायुक्त जो कुबड़ होता है वसायुक्त टिश्यू से निर्मित होता है, याद रखिएगा वसायुक्त टिश्यू। त्वचा के बाहरी स्तर पर बनाने वाले ऊतक का नाम क्या है, तो सल्की कवक सबसे ऊपर होता है सल्की ऊतक। आगे है कि ऐच्छिक पेशी कहाँ पाई जाती है, तो ऐच्छिक पेशी जो है वो पित्ताशय में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है, तो यहाँ पास वसामय ऊतक जो है शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है। हिस्टोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी के लिए किया जाता है। चलिए आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में से पादपों का एक प्रकार नहीं है, तो पादपों का क्या है कि उपकला उत्पादक। आगे है कि पादपों की जड़ों तथा तनों के सिरों पर क्रम प्रकार किस प्रकार के ऊतक द्वारा पाए जाते हैं, तो शीर्षस्थ विभाजक ऊतक पाए जाते हैं। चलिए आगे यहाँ से देख लेते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन की किस प्रकार के ऊतक जो है पादप में भोजन गोंद टैनिन रेजिन आदि का भंडारण करते हैं, तो मृदु ऊतक उसका भंडारण करते हैं। जल एवं खनिज संवहन ऊतक जाइलम पादप के किस अंग से उपस्थित होता है, तो इसका जो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, कि इनमें से सभी। आगे है कि जल एवं खनिज संवाहक का ऊतक जाइलम पादप में किस अंग में उपस्थित है, तो इनमें से सभी। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, तो जो फ्लोएम है उसका जो मुख्य कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि पतियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाना इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन कि किस पादप ऊतक में यहाँ पास चालनी नलिकाएं होती है एवं सह कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो फ्लोएम में ये होती हैं। आगे है यहाँ से कि 28 नंबर का क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जंतु ऊतक को एक प्रकार है, तो ये सभी जो है जंतु ऊतक का हर प्रकार है। एक ऊतक जिनमें दूध जैसी गाढ़ा तरल पदार्थ भरा रहता है वह है, तो वह है लैक्टोफेरस। आगे है उत्पादक उत्पादन वस्तुएं में कौन सी कार्य करता है, तो जो उत्पादन वो जो है जल में अवशोषण के लिए और भोजन का अवशोषण के लिए और परमात्मा आवर्षण के लिए। आगे है कि ऐसे ऊतक जो कि विभिन्न रस व हार्मोन के स्राव हेतु विशिष्ट स्तनागार संरचना ग्रहण करते हैं वह क्या है, तो है ग्रंथिकल उपकला ऋतक। आगे है कि वह ऊतक जिसका निर्माण ध्रुवीय स्तर मध्य स्तर में होता है कहलाता है, तो संजीवी ऊतक उसे बोलते हैं संजीवी ऊतक। आगे है कि वह ऊतक जिससे मानव शरीर के लगभग 25% भाषा का निर्माण होता है जब तथा जो विभिन्न कोशिकाओं तथा ऊतक एवं अंगों में जोड़ता है, तो उसे संयोजी ऊतक बोला जाता है। चलिए यहाँ से आगे है कि रुधिर एवं लसिका किस प्रकार के ऊतक हैं, तो जो है तरल संयोजी ऊतक प्रकार के हैं। आगे है मानव शरीर में त्वचा का उत्पादन कणिकाओं के जीवन काल कितना होता है, तो कणिकाओं का जो जीवन काल होता है दोस्तों वो हो जाएगा 10 से 13 दिन। मानव शरीर के लिए किस अंग को लाल रक्त कणिकाएं में कब्रिस्तान कहा जाता है, तो प्लीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है। आगे है कि कुछ जड़ें जो मूल के अतिरिक्त किसी अन्य आप से उत्पन्न होती है उसे चलवाही बोला जाता है। मूली किसका एक उदाहरण है, तो मूली जो है जड़ का एक उदाहरण है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण जो है नहीं है, तो सौबरकंद जो है एक रूपांतरण नहीं है। आलू क्या है, तो आलू जो है एक प्रकार का तना है। आलू क्या है, तो एक प्रकार का आलू तना है। आगे है कि यहाँ से कि आलू पढ़ लिए, उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण
तना है। तो जो आलू है वो है क्या है, रूपांतरण तना है। आगे है कि कुछ जड़ें जो मूल रूप से अतिरिक्त किसी अन्य अंगों से उत्पन्न होती है वो कहलाती है। तो जो है आकस्मिक जड़ें कहलाती है। आगे है कि भूमि किसका एक उदाहरण है, तो भूमि जो है जड़ का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं होता है, तो शकरकंद का तने का रूपांतरण नहीं होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरण नहीं होता है, तो शकरकंद का नहीं होता है। आलू का क्या है, आलू क्या है, तो तना है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, तो जो रूपांतरित तना है वो क्या है, आलू है। आगे है खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला अदरक एवं राइजोम जो है तो क्या है, तो वे जो है भूमिगत तना है। आगे है प्रकंद का एक उदाहरण है, तो प्रकंद का उदाहरण है अदरक। आगे है हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है, तो ये जो है सूखे हुए प्रकंद से प्राप्त किया जाता है। काली मिर्च का पौधा का क्या है, तो काली मिर्च पौधा जो है वो लटा है यानी कि बेल है। प्याज में खाद्य पदार्थ जो है यहाँ पास कि किस रूप से संरचित होती है, तो सेल्यूलोज से संबंधित होती है। घटनी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरण होता है, तो पता के रूप में निवांतरण होता है। चलिए आगे यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन के नीचे दिए गए पौधक और उनके खाद्यों के युग्मों के कौन सा क्रम जो है सही हो जाएगा उसके आधार पर करना है, जो कि सही नहीं होगा। तो इसका बिल्कुल राइट होने जाएगा, गलत है ऑप्शन कि आलू और मुलकई। जीवन चक्र की वृद्धि में कौन सा पौधा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो वो जो है पुष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों का विषय में कथन है, तो जो है उनमें पुकेश्वर एवं अंडाशय दोनों होते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। आगे है उसके बाद कि सबसे छोटे फूलों वाला जो पौधा है वो कौन सा है, तो सबसे छोटे फूलों वाला जो पौधा हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आगे है कि पराग कोश से स्वीटगमा तक पराग का संचरण जो है वो क्या है, तो उसका जो संचरण यहाँ पर ऑप्शन नंबर आगे है कि आभासी फल का एक उदाहरण है। तो आभासी फल का जो उदाहरण है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा आभासी फल का उदाहरण। आगे है कि टमाटर क्या है, तो टमाटर क्या है दोस्तों, तो टमाटर एक प्रकार का फल है। आगे है कि पुष्पों द्वारा आगे है दोस्तों यहाँ से कि पुष्पी पादपों में बीज किससे निर्मित होती है, तो बीजांड से बीज निर्मित होती है। निषेचन के बिना अंडों में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है, तो जो है अनिषेचक जनन कहलाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण है, नहीं है, तो जो है पर निषेचन उसका नहीं है। आगे है कि युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, तो द्विगुणिज गुणित युग्मनज बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, तो लाइकोपिन जो है टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। पपीते में पीले रंग का जो कारण है वो क्या है, तो पपीते में पीले रंग का जो कारण है वो है कैरिकैजेनिथिन। आगे है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, तो ये जो है कैप्साइनिन की उपस्थिति इसका कारण है। आगे है पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो अधपके फल से प्राप्त होता है पोस्ता। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, तो वो जो है दोस्तों सनई जो है पादप रेशा एक ऐसा है जो प्राप्त होता है पादप से। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि के मापन हेतु निर्मित होता है, तो क्रेस्कोग्राफ जो है वो होता है। आगे है निम्नलिखित में से तने का रूपांतरण नहीं है, तो तने का रूपांतरण वो क्या नहीं है, तो प्याज का बल्ब जो है वो तने का रूपांतरण नहीं है। निम्नलिखित में से पुष्टा जड़ों के उदाहरण है, तो बादाम, पीपल और रबड़ का पेड़ ये सभी उदाहरण है। आगे है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचना में से कौन उत्तरदायी है, तो रंध्र स्टोमाटा इसके लिए उत्तरदायी है। आगे है कि प्याज का खाद्य भाग होता है, तो जो प्याज का खाद्य भाग होता है वो होता है गुद्देदार पत्ते का। आगे है कि पौधे के तनों में गुरुत्व के विरुद्ध जल संरचना का आधारभूत कारण होता है, तो होता है वाष्पोत्सर्जन। चलिए आगे यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फल है, तो केला जो है अनिषेक फल है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है, तो फ्रक्टोज जो है फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है।
आगे है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है वो है वृक्ष के अध्ययन से डेंड्रोलॉजी का संबंध है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में आप उस पौधे को रखेंगे जिसमें जीवाणु और बीजाणु उत्पन्न होते हैं तथा समूहक उत्तक पाए जाते हैं परंतु बीज नहीं होते हैं, तो उन्हें जो है टेरिडोफाइट्स में रखेंगे। कुछ बीजीय पौधे में बीज नग्न होते हैं, ऐसे पौधे किस समूह में आते हैं? तो ऐसे पौधे जो है वो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। आगे है कि निम्न किसी एक पौधे को जो बीज तो उत्पन्न करता है किंतु पुष्प नहीं, निम्न में से किस समूह में रखेंगे? तो उसे जो है अनावृत बीजे में रखेंगे। आगे है लीवरवर्ट होता है, तो जो लीवरवर्ट होता है वो क्या होता है? तो लीवरवर्ट एक स्थलीय पौधा होता है जो जड़, तना, पत्ती में